काठमांडू की सड़कें जो कभी शांतिपूर्ण हिमालयी वादियों की छवि का प्रतीक थी, अब आग की लपटों और युवाओं के गुस्से से भरी है। 16 सितंबर 2025 को जब सूरज पूर्वी पहाड़ियों से उगा तो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। ये विस्तार कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस जेन ज़ी आंदोलन का परिणाम था जिसने पूरे देश को हिला दिया। आंदोलन की शुरुआत 4 सितंबर को हुई जब सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। युवा पीढ़ी, जिन्हें जेन ज़ी कहा जाता है, ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। प्रदर्शनकारियों की मांगें साफ थी: भ्रष्टाचार का अंत, अच्छी गवर्नेंस और आर्थिक समानता। लेकिन यह आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया। 8 सितंबर से शुरू हुए बड़े पैमाने में प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 70 से ज्यादा लोग मारे गए, 1300 से अधिक घायल हुए और 12,500 कैदी जेलों से भाग निकले। इस अराजकता के बीच 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल की पहली महिला नेता के रूप में कार्की को जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने ही नामित किया था। कार्की ने जेन ज़ी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया और उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए, लगभग $7,000 की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 14 सितंबर को 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई और 15 सितंबर को राष्ट्रपति रामचंद्र ने शीतल निवास में उनकी शपथ दिलाई। ये तीनों टेक्नोक्रेट्स सुधारवादी हैं और जेन ज़ी आंदोलनकारियों के पसंदीदा माने जाते हैं। वे देश को पटरी पर लाने का बीड़ा उठाएंगे, भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकेंगे और युवाओं की मांगों को पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो चलिए अब आपको इन तीनों मंत्रियों के बारे में बताएंगे। पहले मंत्री है रामेश्वर प्रसाद खनाल। इनको क्या कार्यभार दिया गया है, अब ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। पहले मंत्री है रामेश्वर प्रसाद खनाल, जिन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त सचिव, खनाल नेपाल की आर्थिक समस्याओं को समझते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था संकट में है। युवा बेरोजगारी दर 20% से अधिक है, गरीबी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार ने सरकारी खजाने को खोखला कर दिया है। खनाल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वे बजट प्रबंधन करेंगे, वित्तीय पारदर्शिता लाएंगे और आर्थिक समानता सुनिश्चित करेंगे। जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया क्योंकि खनाल ने हमेशा सुधारों का समर्थन किया है। चलिए अब दूसरे मंत्री की बात करते हैं। दूसरे मंत्री कुलमान घिसिंग है। इन्हें क्या कार्यभार मिला है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरे मंत्री कुलमान घिसिंग है, जिन्हें ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई, भौतिक बुनियादी ढांचा एवं परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय सौंपे गए हैं। घिसिंग को लोड शेडिंग हीरो कहा जाता है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने 2016 से 2021 के बीच देश में बिजली कटौती को पूरी तरह समाप्त कर दिया। भारत के साथ 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार समझौता उनके प्रयासों का नतीजा था। प्रदर्शनों के दौरान कई सरकारी भवन नष्ट हो गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और ऊर्जा संकट फिर से मंडरा रहा है। घिसिंग की भूमिका देश के बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण करने की होगी। वे जल विद्युत परियोजनाओं को तेज करेंगे, परिवहन नेटवर्क सुधारेंगे और शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। जेन ज़ी युवा जो डिजिटल दुनिया में रहते हैं, घिसिंग को अपना हीरो मानते हैं क्योंकि उन्होंने आधुनिक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित की। तो चलिए अब आपको तीसरे मंत्री के बारे में बताएंगे। तीसरे मंत्री है ओम प्रकाश आर्यल। ओम प्रकाश आर्यल है, जिन्हें गृह, कानून, न्याय और संसदीय मामलों का प्रभार दिया गया है। एक मानवाधिकार वकील और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले आर्यल ने 50 से अधिक पारदर्शिता संबंधी याचिकाएं दायर की है। वे काठमांडू के मेयर के सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रदर्शनों के बाद कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कैदी भागे हुए हैं, पुलिस कमजोर पड़ी है और अराजकता व्याप्त है। आर्यल की भूमिका कानून बहाल करने, पुलिस सुधार करने और
मानवाधिकारों की रक्षा करने की होगी। वे भ्रष्टाचार के मामलों में तेज कार्रवाई करेंगे, जेलों को मजबूत बनाएंगे और संसद का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करेंगे। सुशीला कार्की के करीबी सहयोगी होने के नाते आर्यल जेन ज़ी आंदोलन के प्रतीक है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें न्याय का योद्धा कहा है। तो बता दें कि ये तीनों मंत्री जेन ज़ी आंदोलन के पसंदीदा थे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने ही कार्की सरकार को इनके नाम सुझाए। अब चुनौतियां बड़ी है, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और युवाओं का विश्वास। लेकिन इन मंत्रियों की नियुक्ति ने उम्मीद जगाई है। नेपाल, जो हमेशा राजनीतिक उथल पुथल से जूझता रहा, अब युवा शक्ति के सहारे नई पटरी पर आ सकता है। जेन ज़ी ने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है और ये मंत्री उस बदलाव के वाहक बनेंगे। देश की सड़कें अब शायद शांति की ओर बढ़ेगी, लेकिन सफर लंबा है।